नमस्कार दोस्तों। अभी अयोध्या भारतीय राजनीति के केंद्र में है। क्यों, आप सभी लोग जानते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं पूरे घटनाक्रम के केंद्र में आ चुके हैं। अभी मीडिया तंत्र, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी के केंद्र में कहीं न कहीं मोदी जी की ब्रांडिंग हो रही है। और इस अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बहाने कहीं न कहीं एक मोदी ब्रांडिंग हर जगह से की जा रही है। और इस मोदी ब्रांडिंग के पीछे हम लोग तलाशने का प्रयास करेंगे कि क्यों मोदी जी इस पूरे अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के केंद्र में क्यों मोदी जी हैं और क्यों क्यों उनके इर्द गिर्द सारा ताना बाना बुना गया है। तो कहीं न कहीं इनके पीछे की कहानी पर जब हम लोग जाएंगे तो कहीं न कहीं यह इसका भी इस्तेमाल कहीं न कहीं इस इवेंट का इस्तेमाल एक मोदी ब्रांडिंग के रूप में किया जा रहा है। पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लीजिए, उनके न्यूज के कवरेज को देख लीजिए, कहीं न कहीं सभी लोग लग चुके हैं मोदी ब्रांडिंग को। और निश्चित रूप से टारगेट इसका लोकसभा 2024 का चुनाव है। तो यह जो अयोध्या दर्शन जिसे नाम दिया गया है, पूरे भारत से लोग अयोध्या दर्शन करने जाएंगे। अयोध्या का एक विशेष महत्व है भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से। मेरी भी आस्था अयोध्या के प्रति है। मैं भी श्री राम को मानता हूं और मैं श्री राम को मानता हूं, लेकिन श्री राम का प्रयोग राजनीतिक रूप से करने से मैं असहमत हूं। क्योंकि श्री राम को मैं मानता हूं और अयोध्या में दर्शन करने जाए लोग, पूजा करे, अच्छी बातें हैं और भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक चिन्ह है, भारतीय संस्कृति की पहचान है अयोध्या। तो वहां तक तो सभी सहमत हैं, मैं भी, आप सभी सहमत होंगे। लेकिन पूरे राम मंदिर का उद्घाटन का जो मामला है उसमें राजनीति को कहीं न कहीं मेरा ख्याल है कि दूर रखा जाना चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति को पूरे अयोध्या दर्शन के जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, उससे कहीं न कहीं राजनीतिक व्यक्ति को दूर रखा जाना चाहिए था। अयोध्या की जो ट्रस्ट इकाई है, कहीं न कहीं मैं उनसे आग्रह तो यही करना चाहूंगा कि वह लोग अयोध्या की जो ट्रस्ट इकाई है, जो प्रबंधक है, वह लोग अपने स्तर से आयोजन को करें और अपने बीच के लोगों से उद्घाटन करवाए। लेकिन चूंकि ताना वाना बुन चुका है, प्लेटफॉर्म तैयार है, सारा चीज तैयार है, तो हम लोग देखेंगे कि 22 जनवरी के बाद क्या होता है भारतीय राजनीति में और लोकसभा 2024 को ध्यान में रखकर क्या होता है, ये हम लोग कहीं न कहीं 22 जनवरी के बाद मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि लोकसभा 2024 का एजेंडा तय हो चुका है बीजेपी की तरफ से और वह कहीं न कहीं स्पष्ट संदेश दिया जा चुका है कि बीजेपी इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी दिशा पर, इसी विचारधारा पर बीजेपी राजनीति करेगी और उसका एजेंडा तेज है। कहीं न कहीं राम मंदिर का जो मुद्दा है और उनके उद्घाटन का मुद्दा में जिस प्रकार ब्रांडिंग किया जा रहा है एक व्यक्ति का, वह निश्चित रूप से उस ब्रांडिंग का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किया जाएगा। और इससे साफ हो रहा है कि क्या एजेंडा होगा 2024 का बीजेपी का और इसके बाद आगे क्या समान सिविल संहिता लेकर आएंगे या जो भी लेकर आए। अब यह देखना है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति चल दी है, बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है। पूरे भारत में भाजपाई कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह है, भाजपाई नेताओं के बीच उत्साह है। वे लोग अयोध्या दर्शन के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। वो लोग अयोध्या जाएंगे, अच्छी बात है। हम मेरी तरफ से भी उन सभी को शुभकामनाएं। लेकिन अब यह देखना कि विपक्ष क्या करता है, अब यह देखना कि हमें विपक्ष क्या करता है और इसके काट में विपक्ष कौन सा रणनीति तय करता है, विपक्ष की तरफ से कौन सा एजेंडा तय होता है। एजेंडा 2024 विपक्ष के लिए क्या, विपक्ष क्या अपना एजेंडा बनाता है 2024 के लिए। तो जैसा कि अभी दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हम लोगों को देखने को मिला। एक सामाजिक न्याय यात्रा यानी न्याय यात्रा 2.0 यानी भारत जोड़ो यात्रा का संस्करण 2.0, जिसे सामाजिक न्याय यात्रा नाम दिया गया। उसी की अगली कड़ी में यह स्टार्ट हो रही है, जो इंफाल से मुंबई तक चलेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा चलेगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा चलेगी। जिस दिन इस यात्रा की घोषणा की कांग्रेस के प्रवक्ताओं के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि सामाजिक आर्थिक न्याय की बातें होंगी, समानताएं की बातें होंगी, महंगाई और बेरोजगारी की बातें होंगी, मिनिमम इनकम की बातें होंगी। लोगों का एक मिनिमम इनकम हो जिससे उनका जीवन स्तर, शिक्षा, स्कूल, आवास सब बेहतर हो। तो इस न्याय की बातें, किसके लिए न्याय, किसका न्याय, न्याय की जरूरत आखिर क्या पड़ गई, कहां न्याय हो रहा है जो कि न्याय की जरूरत पड़ गई। तो इस अन्याय कहां कहां हो रहा है और कहां न्याय होना चाहिए। संविधान के अनुसार शासन
संसद के अंदर, संसद के बाहर, मणिपुर की घटना या कहीं भी, क्या संविधान के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव आयोग बिल, संसद का निलंबन, जो भी चीजें हैं, तो किस प्रकार इस पूरी सामाजिक न्याय यात्रा में किस प्रकार राहुल गांधी और कांग्रेस अपनी बातों को रख पाती है, किस प्रकार अपनी सामाजिक न्याय यात्रा की उद्देश्यों को रख पाती है, किस प्रकार लोगों की बातों को सुनकर लोगों के मुद्दे को रख पाती है, किस प्रकार जन मुद्दे को रख पाती है। अभी तक जो संकेत मिले हैं वो स्पष्ट लग रहा है कि सामाजिक न्याय यात्रा सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करेगी और समानता की बातें करेंगी, महंगाई बेरोजगारी की बातें करेगी, जन मुद्दे की बात करेंगे। जैसा कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा है कि जितनी भी संस्थाएं हैं, राहुल गांधी के शब्द है कि जितनी भी संस्थाएं, उन संस्थाओं पर एक संगठन कब्जा कर रहा है, उनका कहना है राहुल गांधी जी का। और कहीं ना ये जो संगठन बने, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बने, ये जो संस्थाएं बने हैं, वो लोगों के वोट से बने हैं। तो लोगों के जब वोट से बने हैं तो लोगों की इच्छाएं से सारी चीजें होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता महत्वपूर्ण है, जन मुद्दे महत्वपूर्ण है और लोगों की इच्छा महत्वपूर्ण है। लोगों की इच्छा से संस्थाएं बनी है, तो संस्थाएं को लोकतांत्रिक और सार्वभौमिक लोकतांत्रिक होनी चाहिए। कहीं की संस्थाएं जो होनी चाहिए ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो और समन्वय और सबकी सहमति के आधार पर काम करे देश, ये बातें होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट एक स्टेटमेंट में कहा। तो इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जन मुद्दे, यानी राहुल गांधी जनता के मुद्दे को, जन मुद्दे को अपनी राजनीतिक एजेंडा के रूप में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। सामाजिक न्याय की यात्रा, यानी सामाजिक आर्थिक समानता और न्याय की बात को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक मिनिमम इनकम न्याय की भी बातें की, उसको भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। यानी अब जो लड़ाई होगी कहीं न कहीं धर्म वर्सेस जन मुद्दे के बीच लड़ाई होगी। एक तरफ से धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक तरफ से जन मुद्दे को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये बातें को ध्यान में रखना होगा विपक्ष को भी, कांग्रेस को भी और राहुल गांधी जी को भी, कि कहीं न कहीं मोदी सरकार ने कई जन उपयोगी, कई ऐसे कार्यक्रम उन्होंने चलाए हैं जनता के लिए, कार्यक्रम चलाकर वो जनता के निचले लेवल के जनता को टच करने के लिए कोशिश कर रही है। कि उज्ज्वला योजना गिनवाते हैं अपने उपलब्धि में, या कई योजनाओं को उन्होंने गिनवाया है, किसान निधि योजना को गिनवाया है, कई ऐसी योजना है छोटे छोटे स्तर पे जो कि चलाया जा रहा है। अब यह योजना कितनी कारगर है, कितने लोगों के जीवन में माने कि रूपांतरण कर पा रही है, लोगों का जीवन स्तर कितना ऊंचा उठ पा रहा है, आम लोगों का जीवन में कितनी शिक्षा, स्वास्थ्य, कई चीजें कितनी बेहतर हो पा रहे हैं, ये चर्चा का विषय अलग है। लेकिन जनता को तुरंत फायदा चाहिए, तत्काल फायदा चाहिए, और ये नब्ज को पकड़ लिया है भाजपा ने। भाजपा की सरकार ने ये नब्ज पकड़ा है कि जनता को तत्काल फायदा दो, जनता को तुरंत फायदा चाहिए, तुरंत फायदा दिखना चाहिए, और वह वोटिंग में परिवर्तन हो जाता है। अभी तक जो वोट का रुझान रहा है हाल फिलहाल के वर्षों में, हम लोगों ने देखा कि वोट का रूपांतरण तत्काल फायदा पर हो रहा है। वो जनता, आम जनता कहीं न कहीं वो नहीं सोच पा रही है कि वो लोकतंत्र का खतरे में है, या लोकतंत्र का क्या हो रहा है। संसद में निलंबन हो गया, संसद के अंदर चर्चाएं नहीं होती है, बिना चर्चाएं का विधेयक पारित हुआ। अभी 3 बिल पारित हुआ, जिससे कहा गया कि अंग्रेजों के समय का था, अंग्रेज का प्रतीक था। चलिए आप भारतीय बिल ले आए, भारतीय न्याय संहिता या दंड संहिता जो भी ले आए, लेकिन उस बिल को बिना चर्चा का पास होने का नतीजा हम लोगों ने देखा। अभी पूरे भारत में ड्राइवरों ने हड़ताल किया है, और यह जो परिवहन से जुड़ा हुआ एक्ट आया है, ड्राइवरों के लाइसेंस से जुड़ा एक्ट या परिवहन से जुड़ा हुआ जो भी कानून आ रहे हैं, उसका प्रभाव सिर्फ ट्रक ड्राइवर, हाईवे ड्राइवर या बड़ी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर पर नहीं पड़ेगा। ये निजी जो कार रखे हुए हैं, जो निजी ड्राइवर हैं, तो पर्सनल सभी मध्यम वर्ग से लेकर सभी लोग प्रभावित होंगे जो गाड़ी चलाते हैं। लेकिन आवाज ट्रक ड्राइवरों ने उठाया, मध्यम वर्ग घर से बाहर नहीं निकले, आवाज उन्होंने उठाया। और उसके बाद अगर यह कानून वापस होता है या इसमें चेंज होता है तो इसका लाभ सबको मिलेगा, लेकिन मध्यम वर्ग घर से नहीं आ रहा है। यह गौर करने की बात है। यानी प्रभावित हो रहा है हो रहे हैं सभी लोग इस नए बिल के, इस ड्राइवर से जुड़े हुए कानून को, जिसमें कहा गया कि 7 हिट एंड रन के मामले में कहा गया कि हिट एंड रन अगर हो जाते हैं, यानी आप एक्सीडेंट कर भाग जाते हैं, तो 10 साल का सजा और 7 लाख का जुर्माना लग सकता है। इस तरह का जो प्रावधान किया गया है। और अगर आप रुक कर वहां पर घायल को हॉस्पिटल ले जाते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, तो आपकी सजा को कंसीडर किया जाएगा, उसमें कम किया जाएगा, उसमें भी सजा मिलेगी, कम किया जाएगा। और गलती से अगर कोई आपके गाड़ी के आगे आ गया और जिसका एक्सीडेंट हुआ उसकी भी गलती हो, तो आपके सजा को कम किया जाएगा, लेकिन सजा मिलेगी उसमें भी ड्राइवर को ही।
कम किया जाएगा, लेकिन उसमें भी बिना गलती का भी ड्राइवर को ही सजा मिलेगी। और अगर अब ड्राइवर की दुविधा यह है कि भाई घटनास्थल पे एक्सीडेंट बाय द वे बाई चांस हो गया तो रुक जाते हैं, तो वहाँ की भीड़ जो होती है उग्र हो जाती है। हम लोगों ने जैसा देखा है, अधिकतर मामलों में भीड़ उग्र हो जाती है, हिंसक हो जाती है और उन लोगों को कहीं न कहीं टारगेट कर लेती है। और वहाँ पर मॉब लिंचिंग का खतरा हो सकता है, मारपीट का खतरा हो सकता है, उस मारपीट में कोई भी घटनाएं हो सकती हैं, तो ड्राइवर डर से भाग जाते हैं। अब रुके तो जाएं, भाग जाएं तो 10 साल का जेल और 7 लाख जुर्माना, 15,000 10 से 20,000 के बीच कमाने वाले ड्राइवर करे तो करे क्या, परिवार के साथ कैसे चलाएंगे, एक गलती से पूरी परिवार को सजा मिलेगी, कई तरह की बातें हैं। तो ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया है और देश की अर्थव्यवस्था रुकी हुई है, परिवहन रुका हुआ है, सब्जी, दूध, तेल, पेट्रोल, कई भी जो डेली आवाजाही की चीज़ें उसकी दाम बढ़ी हुई है। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कि कानून वापस अब हो या जो भी हो उस पर कंसीडर करने की बात, जैसे बात खबर आ रही कंसीडर किया जाएगा, जो भी हो। लेकिन फिर भी वह तबका घर से बाहर नहीं निकला जो कि तबका घर के अंदर रहता है, फ्लैटों के अंदर रहता है, जो अमीर तबका है, जो मध्यम वर्ग तबका है, वो भी ड्राइवरी करते हैं, वो भी प्रभावित हो, लेकिन घर से नहीं निकला। लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? एक आम आदमी जो कम वेतन वाला है, वो ड्राइवर लड़ रहे हैं, ट्रक ड्राइवर, हाईवा ड्राइवर, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कि कम वेतन वाले लोग हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लाख रुपया कमाने वाले लोग, 50,000 कमाने वाले लोग समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया में हमने देखा, या रोड पे या सड़क पे आप घर बैठे भी समर्थन कीजिए, समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। प्रभावित वो भी होंगे, लेकिन उनकी लड़ाई का लाभ तो इन्हें भी मिलेगा। तो लड़ाई करेंगे वो, मजा मारेंगे कौन? फ्लैटों में रहने वाले, घर में रहने वाले, वे लोग जो आवाज भी तो उठाए समर्थन में, आवाज भी नहीं उठा रहे हैं। तो यह देश की स्थिति है कि जो हो रहा है होने दो, इससे न मध्यम वर्ग को मतलब है, न उच्च वर्ग को, मध्यम वर्ग को मतलब है, न उच्च वर्ग को मतलब है। किसी भी जो अच्छा इनकम है, अच्छा खाते हैं पीते हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं है। भोगना किसानों को है, सीमांत किसान, छोटे किसान, मजदूरों को भोगना है, ड्राइवरों को भोगना है, जो कि निम्न मध्यम वर्ग है, छोटे छोटे पेशेवर लोग को भोगना है, छोटे छोटे व्यापारियों को भोगना है, खुदरा व्यापारियों को भोगना है। तो इन लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। ये सोचना कि अगर हम सत्ता का विकल्प में किसी वैकल्पिक बनते हैं, सत्ता का इनका विकल्प बनना है कांग्रेस को, इनका विकल्प बनना है राहुल गांधी को, इसका विकल्प बनना है इंडिया को, तो इनकी बातें करनी होगी उन्हें, इनके मुद्दों को उन्हें उठाना होगा और इनको भी एकजुट होकर कहीं के विकल्प पर काम करना होगा। क्योंकि आप सड़क पे लड़ते हैं, आप संघर्ष करते हैं, सत्ता में जो भी व्यक्ति आता है लाभ उच्च मध्यम वर्ग उठाता है, लाभ अमीर लोग उठाते हैं और आप संघर्ष करते रह जाते हैं। तो क्या इनकी बातें होंगी सामाजिक न्याय यात्रा में? तो हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी जी हाल के वर्षों में लगातार इनकी बातें कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिसकी जितनी जाति उतनी भागीदारी, और उन्होंने सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, वंचित है, ओबीसी, एसटी, एससी सभी के उत्थान की बात की। इस उत्थान का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी का विरोध किया, उन लोगों की भी भागीदारी की बात की, चाहे किसी भी प्रकार के, कोई जाति के लोगों, कोई समूह के लोगों, कोई वर्ग के लोगों, सबको की भागीदारी की बात की। इसी बीच एक नए घटनाक्रम में नीतीश कुमार की बिहार में ताजपोशी होती है और नीतीश कुमार किस प्रकार भारत की राजनीति को प्रभावित करेंगे लोकसभा 2024 में। क्लीन चेहरा है विपक्ष का सबसे, और नीतीश कुमार के खिलाफ ईडी भी काम नहीं कर पा रही है। बीजेपी की ईडी, जैसे अभी रांची की सरगर्मी बढ़ी हुई है, ईडी की कार्रवाई से रांची में सरगर्मी बढ़ी है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और सरकार में अस्थिरता की बातें चल रही है। तो हो सकता है बातें, ऐसा भी बातें हो रही कि सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सीएम बन सकती है। जो भी बातें हैं अभी तो उस पर स्पष्ट रूप से नहीं कहा सकता, लेकिन ईडी का भी जोर नीतीश कुमार पर नहीं चलेगा, बीजेपी जानती है। और बीजेपी को जो सबसे ज्यादा डर लगता है अभी मोदी अमित शाह जी को, वो नीतीश कुमार जी से लगता है। अब नीतीश जी और राहुल जी दोनों, नीतीश कुमार और राहुल कुमार किस प्रकार एक साथ चलते हैं, किस प्रकार एक साथ आगे बढ़ते हैं, और यह दोनों अगर एक साथ जुटे, एक साथ आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, विपक्ष का गठबंधन मजबूत होगा और निश्चित रूप से जोरदार तरीके से लोकसभा 2024 में ये भी चुनौती दे पाएंगे। तो एजेंडा 2024 क्या होगा? अयोध्या दर्शन की ओर सभी लोग चल पड़े हैं। अयोध्या दर्शन के लिए सभी लोग चल पड़े होगा, तो एक साल बाद मैं भी चले जाऊंगा देखने के लिए, अयोध्या घूमने के लिए। आस्था की, मेरा स्पष्ट मानना है कि आस्था अलग चीज है, राजनीतिक अलग चीज है। कभी भी राजनीति के केंद्र में धर्म नहीं आना चाहिए
और राजनीतिक आर्थिक सामाजिक जो हित है वो बिल्कुल अलग विषय है। अगर धर्म के दृष्टिकोण से राजनीतिक सामाजिक आर्थिक जो पहलू है, यानी राजनीतिक आर्थिक सामाजिक पहलू को अगर हम धर्म के दृष्टिकोण से सोल्यूशन ढूंढेंगे, यानी धर्म के आधार पर राजनीतिक आर्थिक समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का हम लोग समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वो समाधान हमेशा अधूरा होगा। कभी भी राजनीतिक सामाजिक आर्थिक समस्या का समाधान धर्म के आधार पर नहीं ढूंढा जा सकता है। राजनीतिक आर्थिक समस्या अलग है और धर्म अलग है। एक ही धर्म में रहने वाले लोग गरीब, अमीर, मध्यवर्ग, उच्च मध्य वर्ग हो सकते हैं, तो धर्म के नाम पर सब एक है, लेकिन राजनीतिक आर्थिक सामाजिक स्थिति उनकी अलग अलग हो सकती है। एक ही धर्म में रहने वाले की राजनीतिक आर्थिक सामाजिक उनकी स्थितियां अलग हो सकती है, उनमें आर्थिक असमानता हो सकती है। कोई किसान हो सकता है, कोई मजदूर हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई अच्छी सैलरी वाले, नौकरी वाले हो सकते हैं। लेकिन तो ये उनकी परिस्थितियां, उनके डिमांड अलग अलग होंगी, ये बात समझने की जरूरत है। तो कितना सामाजिक न्याय यात्रा के द्वारा राहुल गांधी जनता को समझा पाते हैं, जनता की सुनते हैं। क्योंकि राहुल गांधी मन की बात नहीं करते हैं, वो जनता की मन की सुनते हैं। और एक तरफ लड़ाई है मन की बात करने वाले के बीच। अब हमको देखना, यह जो मीडिया है, पूरे तंत्र में मीडिया खड़ा है सत्ता के साथ। हम लोगों ने जैसा स्पष्ट रूप से, मैं भी रोज टीवी चैनल खोलता हूं तो देखता हूं वो सत्ता के साथ खड़ा है। तो वहां देखना होगा कैसे मीडिया क्या जनता के साथ खड़ा है, यह भी एक सवाल है। तो यह देखना होगा कि लड़ाई इस अयोध्या दर्शन में लड़ाई क्या होगी। एजेंडा 2024, इस पर हम लोग बातें करते रहेंगे। लोकसभा 2024 चुनाव तक काफी इंटरेस्टिंग बातें होंगी। एजेंडा 2024 क्या होगा, बीजेपी ने तय कर दिया है। और राहुल जी का कहना है कि राहुल गांधी ने कह रहे हैं कि कहीं कहीं जन मुद्दे की बात होगी, जनता की बात होगी, जनता को शक्ति देने की बात कर रहे हैं। और वहीं नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जाति जनगणना के द्वारा सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त किया जाएगा। तो चलिए हम लोग बातें करते रहेंगे एजेंडा 2024 पे। इस अयोध्या दर्शन में आप भी अयोध्या का दर्शन करें और ईश्वर का आराधना करें। और मैं श्री राम जी से यही कामना करता हूं कि पूरे देश के लोगों के जीवन में खुशियां लाएं, समन्वय लाएं और सद्भावना लाएं। जो राम राज्य था उसकी परिकल्पना अद्भुत है। जो राम राज्य था, क्या वो राम राज्य है? उस राम राज्य में एक धोबी का भी इंपॉर्टेंस था। यानी उस राम राज्य की बात करते हैं जहां की हर व्यक्ति का इंपॉर्टेंट था। उस राजा ने उस धोबी की बातों को भी सुना और उसका बातों पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और उस धोबी का भी इच्छा का सम्मान किया। तो उस ये देखना है कि क्या राम राज्य में जहां सभी लोग समान हो, क्या वो है, या इस धर्म की राजनीति के आड़ में कहीं कोई और बड़ा खेल होने वाला है। हम लोग इस बात को समझेंगे। आप मेरे यूट्यूब मन से जुड़े रहें और हम लोग बातें करते रहेंगे और हमारा ये सफर लंबा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।